हाँ भाई, शुरू करें। हम लोगों ने 3D शुरू करी थी और जैसा कि हमें पता है कि 3D में अब इस बार हमको केवल लाइन पढ़नी है और लाइन ही पढ़नी है और बस लाइन ही लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी से पढ़नी है पहले, उसके बाद आरडी से पढ़नी है, अलग अलग तरीके से करनी है, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करने हैं लाइन के। ठीक है। खैर, हमने पिछली क्लास में लाइन की दो फॉर्म पढ़ी थी, जब एक पॉइंट से जा रही हो लाइन और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो। एक केस ये था। दूसरा केस था कौन सा? जब दो पॉइंट से लाइन जा रही हो। तो दोनों केसेस में वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन थी। हालांकि ये दोनों केस एक जैसे होते हैं, लेकिन दो फॉर्म तो पढ़ी ली ना। उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? एंगल बिटवीन टू लाइंस, और वो भी कार्टेशियन और वेक्टर दोनों फॉर्म में था। वेक्टर वाला तो हमने लिखा था, कार्टेशियन वाला हमने फॉर्मूला नहीं लिखा था। तो जरा मुझे ये बता दो कि जब दो लाइनें, मतलब दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं एंगल? ठीक से बता। अगर मैं बोलूं कि दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है, दो लाइनों की तुम्हें इक्वेशन दे रखी होगी, तो कैसे निकालोगे एंगल? कुछ छूट गया। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट करके। अगर डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हो तो डायरेक्शन रेशियो मत बोलो, मैंने पिछली बार भी बोला था। बात समझ आ रही है? डॉट प्रोडक्ट किस में होगा? वेक्टर में होगा। और वेक्टर में फिर डायरेक्शन रेशियो नहीं बोले जाते, पैरेलल वेक्टर बोला जाता है। यानी कि अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैं ये सुनना चाह रहा था कि दो लाइन के बीच का एंगल वही होता है जो उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होता है। तो हमें दोनों लाइनों की क्वेश्चन दे रखी होंगी, हम उनके पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो जो एंगल निकल के आएगा वही उन दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में करें तो उन दोनों पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज पहले नोट कर लेंगे। एक का होगा a1 b1 c1, अगली का होगा a2 b2 c2। और cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा? बड़ा ही आसान सा लंबा सा फॉर्मूला है वो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, एक रूट के अंदर और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का, और पूरे का मोड। बताओ मोड क्यों? पॉजिटिव से क्या होगा? एक्यूट एंगल आएगा, ताकि एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। हम दूसरे एंगल को तो 180 माइनस थीटा करके लिख ही देंगे। तो हमने इतना टॉपिक पढ़ा था शायद बस, और उसी के बेस पे मैंने तुम्हें एनसीईआरटी की जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है लाइंस की, है ना, उसके 11 या 12 तक क्वेश्चन करने को कहे थे। 11 तक। तो जरा मुझे बताओ उन 11 में कोई क्वेश्चन अटका क्या? सब आसान थे, है ना? तो आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए लिखिए टॉपिक अगला। हाँ, हालांकि वो जो क्वेश्चन बचे हैं अभी लाइन के कुछ 11 के बाद में राइट एंगल्स वाला, उसे अभी करना चाहोगे या पहले टॉपिक पढ़ें अगला फिर सीक्वेंस से करोगे उस वाले क्वेश्चन को? बताओ। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस वाला बताओ, पहले टॉपिक पढ़ लें, उसको लास्ट को इकट्ठे कर देंगे सारी क्वेश्चंस को। ठीक है, लिखिए टॉपिक, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो सबसे पहले तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, ये स्क्यू शब्द क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस भी काफी था, स्क्यू शब्द क्यों इस्तेमाल किया? ये शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है, हमने मैट्रिक्स के अंदर यूज किया है शब्द स्क्यू सिमेट्रिक टाइप का। लेकिन वहां पर स्क्यू और यहां पर स्क्यू का भले ही स्पेलिंग सेम है लेकिन मतलब अलग अलग है। वहां पर तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो करती है जिसका ट्रांसपोज उसी के माइनस के इक्वल आया करता था। लेकिन यहां पर जो स्क्यू लाइंस हैं वो ऐसी लाइनें होती हैं जिसके बारे में मैंने तुम्हें थोड़े दिन पहले ही बताया था। ऐसी लाइनें जो कि पैरेलल भी नहीं होंगी और मीट भी नहीं कर रही होंगी। तो किस तरह की लाइन होंगी ऐसी? एग्जाम्पल, अलग अलग प्लेन वाली। याद आया कुछ? एक इस प्लेन में लाइन जा रही होगी, एक इस प्लेन में। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल भी नहीं है और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट भी नहीं करती। तो इस तरह की दो लाइनें मिले अगर हमें, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी, पहला टॉपिक ये है। इसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर हमें स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला पता है तो पैरेलल लाइंस वाला अपने आप हो जाएगा। तो अगर हम देखें पहले वेक्टर फॉर्म में, तो हमें दो लाइन की क्वेश्चन दे रखी होंगी। पहली लाइन की क्वेश्चन क्या होगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 b2। ऐसे की दो लाइनों की क्वेश्चन होंगी ना। इनके बीच में डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला मोड में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप नोट कर पा रहे हैं? देखो
A2 माइनस A1, ये बताएंगे इन दोनों लाइन में A1 A2 क्या होते हैं? पॉइंट्स जहां से लाइन पास कर रही होती है, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस करा और डॉट प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ? इन दोनों पैरेलल वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अब इस डिस्टेंस निकालने के लिए, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू नहीं पुट करेंगे। आप क्या करेंगे? पहले एक बार A2 माइनस A1 निकाल के दिखाएंगे जी कि ये वाली वैल्यू है। फिर आप B1 क्रॉस B2 इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसको यहां रखेंगे, फिर उसका और इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट। बात समझ आई? तो इस फॉर्मूले को छोटा मोटा ना समझे, क्योंकि जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो अपना भी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। अब खुद सोच के बताओ, अगर ये हमारी वेक्टर फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन A1, y माइनस आई वन अपॉन B1, z माइनस Z1 अपॉन C1 पहले वाली, फिर दूसरी वाली x माइनस x2 अपॉन A2, ऐसे करके पूरी इक्वेशन होंगी। उनको कार्टेशियन में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर B1 क्रॉस B2 है, तो उस कार्टेशियन वाले फॉर्मूले में किस चीज का इस्तेमाल होता दिख रहा होगा तुमको? क्योंकि यहाँ पे B1 क्रॉस B2 है, तो कार्टेशियन फॉर्म में किस चीज का इस्तेमाल होता दिख रहा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट यानी डिटरमिनेंट का। खोलो किताबें अपनी, देखो मैं लिखूंगा तो इस फॉर्मूले को, खाना का बोर्ड भर जाएगा। नीचे वाला मैग्नीट्यूड, ऊपर वाला मोड है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट आएगा स्केलर, स्केलर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। जरा पेज नंबर देखो 475, दिख रहा है आपको एक खूब बड़ा सा फॉर्मूला? जो अगली हेडिंग है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। तो डिटरमिनेंट तो आनी होनी थी, जब यहाँ पे B1 क्रॉस B2 है तो डिटरमिनेंट तो आनी आनी है। अब आप खुद सोच के देखो, क्या आप इस बड़े से फॉर्मूले को याद करना चाहोगे? जब तक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, केवल उसे देखा ही नहीं था हमने कार्टेशियन वाले को, तब तक ये बड़ा लग रहा होगा कि बड़ा फॉर्मूला है। लेकिन जब इससे ही बड़ा फॉर्मूला दिख गया अगला, तब लग रहा हो कि नहीं ये आसान है ऐसा कि नहीं है? ये नहीं लग रहा आसान? अच्छा, ये बड़ा लगा ही नहीं। ये सही में बहुत छोटा फॉर्मूला है उसके कंपैरिजन में। हालांकि यहां पर और जो वहां पर है बात सेम ही हो रही है, हो रहा डिटरमिनेंट ही वो। नीचे वाले का मैग्नीट्यूड ये A1 B2 माइनस B2 A1 का स्क्वायर वगैरह होता है, वही है डिटरमिनेंट निकाल के। लेकिन फिर भी दिखने में तो बड़ी है ना वैल्यू वो। तो जब भी मैं प्रेफर करता हूं दो लाइन के बीच में अगर कभी डिस्टेंस निकालने को दी जाए, तो मैं वेक्टर, मैं तो पिछली क्लास में भी कहा था आपसे, मैं तो कोशिश करता हूं हर क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्मूले से करूं, क्योंकि मैंने जितने फॉर्मूले माइंड में याद करे हुए हैं, जितने फॉर्मूले मुझे पता है, वो सब वेक्टर वाले ही हैं। छोटे पड़ते हैं ना कार्टेशियन के फॉर्मूले में कंपैरिजन में, इसलिए। बताइए, ध्यान रहेगी बात ये वाली? अगली हेडिंग लिखिए, देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखते हैं इसके बाद उसको करना क्यों आसान है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए क्या हुआ मैडम? मुझसे पूछ लो, एक बार उससे पूछ रही, एक बार उससे पूछ रही। A2 क्रॉस, हाँ ठीक कर लो, कुछ किताबों में गड़बड़ है। यहां पर देखो भाई, कुछ किताबों में यहां पर गड़बड़ है, A2 माइनस A1 नहीं लिखा हुआ, कुछ कुछ में मल्टीप्लाई है यहाँ पर क्रॉस, तो ठीक कर लो, A2 माइनस A1 आएगा जिन जिन में गड़बड़ हो, ठीक है। अगली हेडिंग लिखी आपने, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो आप मुझे सोच के बताइए कि जब ये हेडिंग चल रही होगी तब इन दोनों लाइनों को यहां पर लिखूं तो कैसे देख के चलेगा पता? पैरेलल लाइन है तो क्या दोनों लाइनों की इक्वेशन को देख के पता चलेगा कि ये पैरेलल हैं? नहीं, नहीं। तो क्या भगवान स्वयं उतरेंगे, बताएंगे आपको कि बेटा ये पैरेलल हैं? पता तो मैं लगाना पड़ेगा। कुछ बताया नहीं था पैरेलल के लिए, वेक्टर इस 3D में कैसे पता लगेगा वेक्टर लाइन है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं है? वो तो वेक्टर में पढ़ लिया था। 3D में प्रोपोर्शनल बताया नहीं था कि दोनों वेक्टर प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मैंने पिछली क्लास में कराया था कोलिनियर वाला क्वेश्चन। अगर वेक्टर से करना हो तो A इक्वल टू लैम्डा भी पहले का तरीका है, लेकिन अगर कार्टेशियन में करना हो तो A1 अपॉन A2 इक्वल आना चाहिए B1 अपॉन B2 इक्वल आना चाहिए C1 अपॉन C2, यानी कि उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होने चाहिए। और वो डायरेक्शन रेशियो किस चीज के देखे जाते हैं? यानी पैरेलल वेक्टर्स के। तो जब दो लाइनों की इक्वेशंस आपको कुछ इस तरीके की मिले, आर वेक्टर इज इक्वल टू, वो तो पता है क्वेश्चन में केवल बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ये है या फिर ये है इक्वेशन को देख के। कैसे? आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी वेक्टर। देखो देखो दोनों बी वेक्टर क्या हैं? क्या मतलब इस बात का? पैरेलल लाइंस हैं। यहां पर तो प्रोपोर्शनल लिख नहीं सकता मैं एग्जांपल में, क्वेश्चन में लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल। कैसे? मान लो बी वेक्टर दिया I प्लस जे प्लस के,
तो ये वाला भी क्या होगा फिर आपके हिसाब से, अगर प्रोपोर्शनल रखें तो 2i 2j 2k या 3i 3j 3k। उन्हें तो प्रोपोर्शनल कहते हैं कि 1/2 1/2 1/2 या फिर 1/3 1/3 1/3 ऐसा कुछ आना चाहिए रेशियो लेने पर बार बार। तो आपको दोनों इक्वेशन देके खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइनें स्क्यू हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, और पैरेलल हैं तो देखो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। अब ये दो चीजें तो है नहीं, लेकिन ये दो तो है ना अभी भी वहां पर, तो ये दोनों सेम रहेंगे। मैंने कहा ना एक फॉर्मूला पता है अगर तो क्या चेंज नहीं आएगा। तो a2 माइनस a1 तो है फॉर्मूले में, बस यहां पर क्रॉस b वेक्टर आ गया। देखो a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, ये वाला b, और नीचे भी b का ही मैग्नीट्यूड जैसा यहां पर था, बस यहां पे डॉट प्रोडक्ट था, वहां पर नहीं है। आर मैंने कहा था इक्वेशन का वेरिएबल होता है, तो जैसे कार्टेशियन में दो इक्वेशन लिखते थे 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दो इक्वेशन होती थी तब भी x और y तो सेम रहते थे ना दोनों में, या x और y को भी अलग अलग लिखना पड़ता था नहीं ना। तो फिर यहां पर भी तो वेरिएबल सेम ही रहेगा, चाहे 10 इक्वेशन लिख लो, r की जगह पर r ही रहेगा 10 के 10 में, बस बदलेंगे तो क्या a1 a2 और b1 b2, और ये लैम्डा भी वो बदलने पड़ेंगे हमें। बोलिए मिल गया। अब यहां पर फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है ना, देखो कुछ किताबों में ये भी गलत है, ठीक कर लो, ये ठीक है। अब मैं फिर कह रहा हूं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म में फिर से क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगी, देख लो, जरूरत ही नहीं है इसलिए तो लिखने की, इसे ध्यान रखो। और इसे भी ध्यान रखने की क्या जरूरत है, इसे ध्यान रखो, लिखा था देखो b क्रॉस a2 माइनस a1, दिख रहा तुम्हें एग्जाम्पल के ऊपर है तो। अच्छा कार्टेशियन वाला नहीं है। हाँ अब तुम कहो कि सर ये यहाँ है वहां है, क्या फर्क पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड तो लेना ही है हमें, हमें तो डिस्टेंस निकालने के लिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक, भाई हमें ये पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b इक्वल नहीं होता b क्रॉस a के, लेकिन तभी तक तो इक्वल नहीं होता जब तक केवल क्रॉस प्रोडक्ट की बात चल रही है, जब उनके मैग्नीट्यूड की बात आ जाएगी फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो डिस्टेंस एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, कोई समस्या नहीं। वो क्या करते हैं नॉर्मली, नॉर्मली क्वेश्चन में आपको फॉर्म्स लिखी हुई नहीं आती कि इस फॉर्म से करो, इस फॉर्म से करो, आपको तो केवल दो इक्वेशन दी होंगी और आपकी इच्छा है आप किस मेथड से कर रहे हो। ओके चलिए एग्जांपल देखें, सबसे पहले कौन सा है, नंबर है 11, पढ़ो। अभी तो शुरुआत है, अभी कहानी तो आर.डी. शर्मा भी करनी है और ये भी करना है वो भी करना है, सब करने हैं अभी, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे ये देखो ना तुम, अभी अक्टूबर चल रहा है और 3D ऑलमोस्ट खत्म होने को है, आज क्या तारीख है 26 है, मेरे ख्याल से नवंबर के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगी 3D, एक हफ्ता भी नहीं लगेगा पूरा एलपी को, तो नवंबर के एंड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा, वही टारगेट होता है नवंबर के एंड तक का, तब तक हो जाएगा सिलेबस आराम से, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 11 की बात कर रहा हूं पढ़ने को, उसमें देख के डिसाइड करो कि क्वेश्चन में लिखा है कहीं, नहीं कुछ भी नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में तो डिस्टेंस के अलावा, है ना। तो देखो इक्वेशंस को जरा और डिसाइड करो, दोनों इक्वेशंस के बी वेक्टर देखो, क्या कोई सिमिलरिटी दिख रही है उनमें, नहीं दिख रही, यानी वो इस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज आप क्या ढूंढेंगे, a2 माइनस a1, आपको ये इक्वेशन दे रखी होंगी, आप a2 माइनस a1 भी नहीं ढूंढोगे, पहले आप पहले लिखोगे a1 वेक्टर इज इक्वल टू ये है, इक्वेशन को देख के a2 वेक्टर ये है, b1 वेक्टर ये है, b2 वेक्टर ये है, चार चीजें लिख लोगे, फिर आप a2 माइनस a1 निकालोगे, एक बार b1 क्रॉस b2 निकालोगे डिटरमिनेंट की हेल्प से, और उसी का निकाल लोगे मैग्नीट्यूड, फिर वो वाली वैल्यू यहां पुट करोगे आप, तब जाके हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा। आसान है ना, फॉर्मूला पता है तो डिस्टेंस आती है, फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं निकलेगी डिस्टेंस। ओके हो जाएगा ना, बोर्ड पे करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। जरा अगला देखो, अगला और उसकी इक्वेशन देखो, दोनों क्या सिमिलरिटी क्या दिख रही है इन दोनों में, सेम है, मतलब प्रोपोर्शनल भी नहीं है, सेम है पूरे पूरे, फिर तो अच्छी बात है और अच्छी बात है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब फिर आप उन दोनों इक्वेशन को देख के a1 वेक्टर a2 वेक्टर और b वेक्टर तीनों लिख लोगे और उनको बस यहां फॉर्मूले में पुट करना है, हो जाएंगे दोनों एग्जांपल। इसके बाद आ जाए वापस उन्हीं क्वेश्चंस की एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, जो एक्सरसाइज है हमारी 11.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, P की वैल्यू फाइंड करनी है जब दो लाइनें आपस में
परपेंडिकुलर हैं। तो जरा पहली लाइन की क्वेश्चन बोलिए। बस पहली की मैं लिख रहा हूं, आप सेकंड अपने आप कर सकते हो। मैंने आपसे कहा था कि दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो यानी उनके बीच का एंगल 90 होता है, यानी उनके पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है वेक्टर में। और ये कार्टेशियन इक्वेशन है, तो कार्टेशियन में वही a1 अगली वाली का a2 b1 b2 c1 c2 का प्रोडक्ट का सम 0 होता है ना। लेकिन वो सब तब होता है जब हमारी लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लाइन को इस फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इस फॉर्म में होना चाहिए लाइन हमारी। तो x y z अकेले होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ x पॉजिटिव नहीं है, अकेला तो है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लो और नीचे भेजो। यहाँ और लिख दे कि इस इक्वेशन को हम और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। क्या बनेगी ये? -3 इज इक्वल टू, ये तो हो गई ठीक। यहां पर हमें y अकेला चाहिए, पॉजिटिव तो पहले से ही है। y अकेला करने के लिए 7 कॉमन लेना पड़ेगा, ये रहा कॉमन, y माइनस 2 अपॉन 2p। लेकिन समस्या क्या है, हमने 7 कॉमन तो ले लिया, लेकिन यहां पे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस y माइनस y1 चाहिए होता है। तो y माइनस y1 के लिए 7 को यहां से हटा के अपॉन में भेजना पड़ेगा। ये घूम के वापस जाएगा तो 7 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो हटा दिया। अब ये भी बन गया इज इक्वल टू, ये तो सही है। अब ये पूरी फॉर्म रेडी है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस आई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो a1 की वैल्यू हुई हमारी -3, b1 की हुई 2p/7 और c1 की वैल्यू हुई 2। ये तीनों मैंने लिख दिए। अब दूसरी क्वेश्चन उतारो, उसको इस फॉर्म में लिखो पहले, और फिर a2 b2 c2 की वैल्यू लिख के दिखाओ। करो, अभी करो। किसी ने फाइंड करी वैल्यू? बताओ a2 कितना आया? -3p/7, बड़ा अजीब सा आया। ठीक है जी, b2 1 और c2 सब कुछ मिल चुका। अब हम जानते हैं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, लिख देना, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। 17/11, 70/11 भाई जोशी जी ने सॉल्व किया और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। बाकी लोग चेक करो, क्या ये सही है? कोई सहमति जाहिर कर रहा है इसमें अपनी? ओके, 2 सहमतियां और मिल गई हैं, यानी भरोसा किया जा सकता है इस वैल्यू पर। मैंने पिछली बार भी कहा था, पिछली क्लास में, आज फिर कह रहा हूं कि 3D को अगर समझ समझ के करोगे तो इससे घबराहट बिल्कुल नहीं होगी इस चैप्टर से। अदरवाइज बच्चे बहुत डरते हैं इससे, 3D से। छोटे मोटे फॉर्मूले हैं और अभी एंगल वाले क्वेश्चन तो आए ही नहीं हमारे। एक लाइन इसके पैरेलल है तो वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये और वो हम समझेंगे। अभी देखना कितना आसान हो जाएगा सब कुछ, तुम खुद ही बताओगे सब कुछ। मिटाया जाए इसको। आगे दोनों कन्याएं नहीं बोल रही, कुछ अलग आ रहा है, फिर भी उम्मीद है तेरे को कि सही हो सकता है। चलो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेजोरिटी से अलग जा रही हैं आप, नहीं है सही? इसको मिटा दूं, शकुन मिटा दूं इसको? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलो, हर बार हम मेजोरिटी से विपरीत जाके सही नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, कभी कभी मेजोरिटी गलत हो जाती है। चलिए भाई, ये था 12th क्वेश्चन। 13 पहले हो चुका था। अच्छा दूंगा, देखो जरा, रुक जाओ। क्या डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है क्या? 13 में कह रहा है शो दैट द लाइंस ये एंड ये। क्या बात है, अपने आप कर लेना। ठीक है जी। 14 में कह रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। तो मुझे दोनों लाइनें की क्वेश्चन देख के बता दो कि ये कौन सा टॉपिक वाला क्वेश्चन है। स्क्यू कंफर्म है सब बच्चे? स्क्यू लाइन है, देखो जरा, i माइनस जे प्लस के, यस ठीक है, स्क्यू है। 15 में, इफ 15 में देख के बताओ कैसी किस टाइप की लाइन है। तो अपॉन वाली वैल्यू देख के डिसाइड करो। एक में है 7 माइनस 6 और 1, एक में है पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 2 और 1। कहीं प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा कुछ भी, यानी ये भी स्क्यू है। अगला, अच्छा सुनो सुनो सुनो, मान लो ये 15 क्वेश्चन की बात आए। 15 क्वेश्चन में आपको इक्वेशन कार्टेशियन दी हुई है, तो इस इक्वेशन को देख के खुशी तो होगी। इस इक्वेशन को नहीं, इस क्वेश्चन को देख के खुशी तो होगी
हमें तो आता है, हमें तो डिस्टेंस बिटवीन टू निकालना है, लाइन निकालनी आती है, हमने पता भी लगा लिया कि ये स्क्यू वाला है। करोगे कैसे लेकिन? कार्टेशियन वाले फॉर्मूला बनाओगे, फिर कैसे करोगे? कार्टेशियन वाला फॉर्मूला तो याद होगा नहीं तुम्हें, क्या करोगे? सही कह रहा प्रणव, इन दोनों लाइनों को लिखना, वी कैन कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म एज। पहली लाइन बताओ जरा, वेक्टर में क्या बनेगी? देखो, आर वेक्टर इज इक्वल टू, आगे बोल आगे बोल, मैं यहां लिखूंगा बोर्ड पे, ऊपर क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं ना, तो मैडम हाँ बिल्कुल, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई माइनस का जे माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स 7i माइनस 6j प्लस के। बन गई ना बड़ा आराम से इक्वेशन पहले वाली। ऐसे ही दूसरी वाली को कन्वर्ट कर लेना। और अगर तुम टाइम बचाना चाहो तो दोनों इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट मत करो, डायरेक्ट लिख दो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी ऑब्टेन पॉइंट वेक्टर यानी a1 वेक्टर इक्वल टू इतना, पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर इक्वल टू इतना, डायरेक्ट। क्योंकि इक्वेशन लिखने के बाद भी तुम a1 वेक्टर और b वेक्टर तो लिखोगी। अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है कि तुम बिना इक्वेशन लिखे, ये है कार्टेशियन, कार्टेशियन तुम वेक्टर में जाए, फिर वेक्टर के बाद a1 a2 b1 b2 सबके वैल्यू लिखो, तो बेहतर है अगर तुम यहां से डायरेक्ट यहां तक हो तो टाइम बच जाएगा इसे लिखने का। लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब कॉन्फिडेंस आ गया होगा, यानी कि जब आप बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके होंगे और वो भी सही। बात समझ में आ गई? तो कार्टेशियन को देख के घबराना नहीं, इनको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेना और दोनों के पैरेलल वेक्टर्स और पॉइंट वेक्टर्स लिख के फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए 16, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर वाले सारे फॉर्मूले छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16, बस ध्यान ही रखना किसी किसी क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब हमें कंडीशंस दे रखी होंगी कुछ और लास्ट में बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किए नहीं, अभी तो हमारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। लाइन की इक्वेशन ढूंढो, जब पॉइंट दे दिया और पैरेलल वेक्टर दे दिया। अभी और तिगड़म बढ़ेंगी, जब एक लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, उसके पैरेलल होगी, तब लाइन की इक्वेशन ढूंढो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वहां पे तो बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ओनली। आपको ध्यान ये देना आपको जो आइटम गिवन है वो किस फॉर्म में है। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो आपका आंसर कार्टेशियन में आना चाहिए, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो। अगर आपको उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर पॉइंट वेक्टर इज इक्वल टू इतना, पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू इतना, ये वेक्टर इक्वल टू इतना, वो वेक्टर इक्वल टू इतना, यानी वो सारी बातें वेक्टर में बोल रहा है। आप सॉल्व जैसे मर्जी करो उसे, लेकिन क्योंकि सारी चीजें जो गिवन है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो आप आंसर भी बाय डिफॉल्ट वेक्टर में ही छोड़ के आना। फिर ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सर आंसर वेक्टर में निकालें या कार्टेशियन में निकालें, वो बाय डिफॉल्ट वेक्टर में ही आएगा आंसर। अगर सारी चीजें वेक्टर में गिवन है तो, सारी चीजें कार्टेशियन में है तो आंसर बाय डिफॉल्ट कार्टेशियन में आएगा, अनटिल अनलेस वो लिख के ना दे दे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन या फिर फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फिर तो मजबूरी है जो बोलेगा वही निकालना पड़ेगा। नहीं दिया तो जैसा आइटम्स गिवन उसी फॉर्म में आंसर हमारा। ठीक है जी, चलिए देखें 16वें क्वेश्चन में फिर से बोला उसने फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, वेक्टर इक्वेशन दे दी उनकी। किस तरह की लाइन है ये दोनों? ये भी स्क्यू है, सारी स्क्यू वाले क्वेश्चन है। अगला चलो इसे कर लेते हैं, क्या नंबर है 17। ये दोनों लाइनों की क्वेश्चन हमें थोड़ी बिगड़ी भी दिख रही है, तो पहले इनको रीअरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद चलेगा। बताइए स्क्यू वाला केस है या पैरेलल वाला केस है? तो पहले वाली लाइन की क्वेश्चन बोलेंगे क्या है, 1 माइनस टी आई कैप, अरे प्लस प्लस माइनस नहीं है बीच में कुछ, क्या है प्लस, हाँ हाँ, मैं एक करता हूं फिर तुम दूसरी अपने आप करोगे। कैसे करना है, इस आई को इन दोनों के पास, इस जे को इन दोनों के पास, इस के को इन दोनों के पास लिख दो। पहले आई इन दोनों के पास, तो क्या बनेगा, आई माइनस टी आई, टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2t के। सही है, अब टी वाले उधर छोड़ दो, अब बिना टी वाले पहले लिख लो बस। यहाँ इक्वल में भी तो था शायद इसके कुछ, आर वेक्टर। ठीक है जी, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये आई अकेला है, ये माइनस का 2j अकेला है और प्लस का 3k अकेला है, प्लस बच्चे में सब में टी कॉमन ले लूं, ये और ये,
इन सब में देखो टी है और इत्तेफाक से तीनों माइनस के हैं, लेकिन हम यहाँ लैम्डा प्लस का ले रहे हैं, मतलब तो अंदर माइनस रखेंगे फिर, है ना। क्या आएगा? माइनस का आई प्लस का जे और माइनस का टी नहीं, कि टी तो बाहर है। ये बनी हमारी पहली लाइन की रीअरेंज्ड फॉर्म। अब ठीक दिख रही है क्वेश्चन? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर वाली फॉर्म आ गई। कोई समस्या? अब ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन को अरेंज करो। अब बताओ क्या फॉर्म बनी। आई माइनस जे माइनस के क्या कोई है सहमति देने के लिए? एक मिल गया। दोनों इक्वेशन रेडी हैं? सब लोगों ने मैच कर ली? चेक करो दोनों के पैरेलल वेक्टर है क्या प्रोपोर्शनल? माइनस वन आएगा यहां से 1/2 प्लस का आ रहा और यहां से प्लस का 1 आ रहा, नहीं है प्रोपोर्शनल। तो यानी फिर से कौन सा केस होगा ये? स्क्यू लाइंस वाले। क्या मैं ये एक क्वेश्चन अभी करवाऊं आपसे, या फिर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि सर अब इसे भी करके दिखाएंगे क्या? क्या लगता है तुम्हें? एक तो करना चाहिए ना, कर दो, चलो इसे ही पूरा करो। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग क्या, a2 माइनस a1 निकालने का। ये है a1 वेक्टर, ये है a2 वेक्टर, तो इसमें से माइनस किया तो आई से आई तो हट गया। ये माइनस ऑफ माइनस यानी माइनस का जे या प्लस का जे, ये माइनस ऑफ माइनस तो प्लस का 2 जे नहीं हो जाएगा, और ये माइनस क्या करेंगे तो ठीक है ना, a2 माइनस a1 आ गया। ठीक है जी। अब हम ढूंढेंगे b1 क्रॉस b2। हमने तुम ढूंढोगे b1 क्रॉस b2। ये रहा b1 वेक्टर, ये रहा b2 वेक्टर। जरा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताओ क्या आ रही है वैल्यू इसकी। डिटरमिनेंट पहले क्या आता है ऊपर, आई जे के, फिर नीचे क्या आएगा, पहले वाली रो में क्या आएगा, -1 1 -2, फिर क्या आएगा 1 2 -2। बताओ सॉल्व करके। अरे बता रहे क्या b1 क्रॉस b2? बता रहा क्या? 2i कैप, एक मिनट, 2i कैप -4j कैप। लो बताओ कितने लोग सहमति दे रहे हैं? 2 लोग तो दे रहे हैं अड़ोस पड़ोस वाले। चलो आगे वाली भी एक है, फिर तो सही हो सकती है। जो आगे लाइन चेंज वाले भी दे रहे हैं ना, तो हो सकती है। आरंभिया कह रही मेरा तो नहीं आ रहा, बाकी दोनों ठीक है, सेम आ रहा है। ढूंढो मैडम, गलती भी आप ही गलती हुई है। तुम दोनों का आ रहा है, किरण का नहीं आ, इसका नहीं आ रहा अभी तक। चेक करो, डिटरमिनेंट बहुत दिन से, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत दिन से नहीं निकाला ना। अरे जोशी जी, आराम करने का समय नहीं आया अभी। उस फॉर्मूले के हिसाब से ही ढूंढा है अभी। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो यहाँ पर, कितना, √29। यहाँ क्रॉस लगा के b1 क्रॉस कॉमा लगा के, सॉरी ये लिखा, तो ये आ रहा है रूट में 29। अब सारी वैल्यू ढूंढ ली हमने। अब हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखना, कहीं सीधे वैल्यू पुट कर दो। पहले फॉर्मूला लिखना उसका डिस्टेंस वाला, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, यानी ये डॉट ये करना है, और ऊपर आएगा मैग्नीट्यूड। जे वाले की जे से करें तो -4, के वाले की के से करें तो +12, अपॉन में रूट में 29, तो 8/√29। तुम्हारे मुताबिक ये आंसर आना चाहिए। पीछे भी यही है, पहले ही देख लिया। अच्छा, तो 2 लाइनों के बीच की डिस्टेंस तुम देख लो तुम्हारी कितनी देर में निकली है। इस पूरे क्वेश्चन में जहां पे नंबर यानी मार्क्स तुम्हारे कट सकते हैं, वो कौन सी चीज है, b1 क्रॉस b2। और जबकि ये वो चीज थी जो कि तुम्हें मैट्रिक्स में बहुत अच्छी लगा करती थी, 3/3 का डिटरमिनेंट एक्सपेंशन। प्रॉपर्टी ना लगानी पड़ जाए, बस एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड कर लो बस। और यहां आते आते उसी में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, क्या ये मान लें?
कि ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है एनसीईआरटी से 11.2। चलो मिसलेनियस पे जाओ सीधे फिर। अब बीच में 3D वाला तो है नहीं। नहीं, एक टॉपिक बीच में और है, नई किताब, को प्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन, नहीं टू प्लेनर, को प्लेनर है ना, इसमें तो सारा ही है नई किताब में, तुम्हारी नई थोड़ी है। हाँ, वो प्लेन के अंदर है टॉपिक। सुनो जरा, शगुन कुछ गलती, प्रणव कुछ गलती हुई क्या? जो आगे टॉपिक दिख रहा है मुझे, को प्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस, इसका मतलब बताओगे? को प्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइनें प्रूव करो कि एक ही प्लेन पे होंगी। ये क्वेश्चन भले ही लाइंस का है, लेकिन प्लेन भी तो है इसमें। तो पता नहीं नए वाले सिलेबस में ये है या नहीं। वो कन्या आएगी जब, यहाँ बैठती है जो रिया, रिया, ठीक है, जब वो आएगी तो अगली क्लास में देख लेंगे उसकी किताब में, अगर हुआ तो तब कर लेंगे। अभी के हिसाब से हम मिसलेनियस पे आते हैं। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का लाइन का है या प्लेन का है? देखो, हाँ है एग्जाम्पल ही तो, प्लेन का। ऐश्वर्या जी बताएंगे ये पढ़ के क्या है प्लेन वाला हो? कहीं भी, कहीं भी मतलब प्लेन लिखा हुआ दिख रहा है उसमें? वो क्यूब वाला ही तो है शायद। चलिए भाई, क्या नंबर एग्जाम्पल का उसके? 26। अब जैसा कि आप लोग कह रहे हो कि वो लाइन का है, तो फिर करना चाहिए ना एग्जाम्पल नंबर 26। और मैंने कुछ दिन पहले वेक्टर में ऐसा क्वेश्चन कराया भी था, याद आ रहा है आपको? तो जरा क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से ये वाला सब लोग। एक लाइन ने अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा चार एंगल बनाए हैं क्यूब के चार डायगोनल्स के साथ। और जब क्यूब में डायगोनल चार होते हैं, तो जब एक लाइन उन सारे डायगोनल्स से टकराएगी तो अलग अलग एंगल तो बनाएगी। इस तरीके से उस लाइन ने चारों डायगोनल से टकरा के अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रखे हैं। तो कह रहा है प्रूव करिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो खुद सोच के बताओ जरा, इसे छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये क्यूब का क्वेश्चन है। ये सोचो कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल होना चाहिए आपके हिसाब से? डायरेक्शन को साइन, क्योंकि अल्फा बीटा गामा दिख रहा है, डेल्टा भी तो है, कॉस भी दिख रहा है, लेकिन डेल्टा भी तो है। डायरेक्शन को साइन तो चार होते हैं बस, सॉरी तीन होते हैं बस। कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, किस कॉन्सेप्ट को पकड़ के आप आगे बढ़ना चाहोगे? एक लाइन ने चारों डायगोनल्स के साथ जो एंगल बनाए हैं वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे? सोचो, जब एक गिवन लाइन है हमारी, इस वाली ने चारों के साथ एंगल बना रखे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हो, एक बार हमारी लाइन और पहला डायगोनल, एक बार हमारी लाइन दूसरा डायगोनल, एक बार हमारी लाइन तीसरा डायगोनल, एक बार हमारी लाइन चौथा डायगोनल। आगे बात समझ में? लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी हमें चारों डायगोनल्स की वेक्टर वैल्यू, यानी चारों डायगोनल के वेक्टर चाहिए, यानी डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, या फिर डायरेक्शन कोसाइन, कुछ भी एक चीज चाहिए। एंगल कैसे निकालते हैं हम? एंगल बिटवीन टू लाइन, अब वेक्टर की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे कार्टेशियन की बात चल रही है ना? तो अगर कार्टेशियन में बात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन वही तीनों के रूट के स्क्वायर दो बार। लेकिन वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज में। अब यहाँ पर कॉस कॉस दिख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन कोसाइंस की मदद लें अगर, तो वही वाला फॉर्मूला हमारा जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन वाला था, वो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 नहीं बनता, बताया था पिछली बार मैंने। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इसके अंदर। तो क्यों ना एक काम करें, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन L M N, जो एक लाइन थी पहले वाली, उसके डायरेक्शन कोसाइन लिख ली है। अब बाकी चारों डायगोनल्स के अगर हम डायरेक्शन कोसाइन ढूंढ लें, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एक बार ये डायरेक्शन कोसाइन काम आएंगे, एक बार पहले वाले डायगोनल के, एक बार फिर ये काम आएंगे, एक बार दूसरे डायगोनल के, एक बार फिर ये काम आएंगे तीसरे डायगोनल के साथ, एक बार फिर ये काम आएंगे चौथे डायगोनल के साथ, ठीक है। तो अब क्यूब, कॉपी खोलो अपनी, खोलो खोलो, मैंने कहा था ना
कॉपी खोलो, वापस क्यूब पे आ जाओ, मैं दोबारा तो बनाऊंगा नहीं वो। क्यूब पे आ जाओ और मुझे चारों डायगोनल्स के वेक्टर बताओ। अरे मैडम, हाँ, मिले सबको वाली पेज मिले? तो उस डायगोनल के वेक्टर बताओ। पहला डायगोनल क्या था? सी एफ वेक्टर, और ओ जी वेक्टर, और बी एफ बी वेक्टर, और डी ए वेक्टर। ये चार वेक्टर थे, है ना? तो जरा बताओगे सी एफ, दो तो निकाले भी थे हमने। तो सी एफ की वैल्यू क्या थी? ए आई कैप, ए जे कैप, ओजी का, ठीक है जी, एफ बी का। हाँ तो निकाल लो, बी में से एफ वाले माइनस करो, बी में से एफ वाले माइनस, क्या बनेगा? एफ बी के वाला, बस। अब इस पे आओ, डी ए, तो ए वाले में से डी वाले माइनस करो। देखो तेरे को कॉपी नहीं मिलती क्या? सब आ गया? बताना फिर, ए डी, ये डी ए बता। ए में से डी वाले माइनस करो, माइनस ए आई। बाकी दोनों पॉजिटिव कह रहे भाई, ये तो है सहमति सबकी। चारों वेक्टर्स मिल चुके हैं, यानी चारों डायगोनल्स मिल चुके हैं। ओके, तो क्या मैं यहीं पर कॉमा लगा के इनके डायरेक्शन कोसाइंस लिख दूं? इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे बताओगे? भाई ये ए, ये माइनस ए, ये प्लस ए क्या है? ये ए, ये माइनस ए, ये प्लस ए क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? ये अपॉन रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आपको नहीं लगता पहले वाला आएगा 1/√3, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू इसलिए प्लस का आ गया। अगले वाले में फिर ये, हाँ, एफ बी वाले में आई और जे आ ही नहीं रहा, ई बी था ये। करो डायगोनल, डायगोनल चेक करो, चेक करो, ई बी के साथ ठीक है ये। देखो आमतौर पर सुनो मेरी बात, आमतौर पर जब इस वाले डायगोनल के अंदर तीनों हैं, इसके अंदर भी तीनों हैं, तो इन दोनों में भी तीनों आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आई गायब हो गया, जे गायब हो गया। सारे वेक्टर्स में ए होने चाहिए, बस किसी में कोई प्लस का, किसी में कोई माइनस का। कौन से में? ई बी में आई वाला नेगेटिव, तुमने ई बी निकाला, ई बी का मतलब है बी वाले में से ई को माइनस करना है। भटका रहे हो तुम। अब ठीक है, तो मुझे ये बताओ डायरेक्शन रेशियो पता है? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन वही आना चाहिए। इसका पहला 1/√3 माइनस 1/√3, इसका क्या आएगा? 1/√3। ये पहली लाइन के आ गए, पहले डायगोनल के। दूसरे के बताओ, तीनों प्लस के आएंगे इसके तो। इसके बताओ 1/√3, 1/√3 माइनस का 1/√3। या आइसक्रीम वाले आ रहे क्या? इसका माइनस 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन को साइन हाजिर हैं। तो बड़ी देर लगा रहे, जो चीज तुमने बताई उसी में बहुत देर लगा रहे हो तुम। यहां तक हो गया सबका? अब बताओ, जो गिवन लाइन थी उसके डायरेक्शन को साइन बताएं, जो चारों डायगोनल थे उनके डायरेक्शन को साइन बताएं। अब इसके साथ एक बार इसने, सुन रहे हो? नहीं, इसने इसने एक बार इसके साथ एंगल बना रखा है अल्फा, इसने इसके साथ बनाया बीटा, इसने इसके साथ गामा बनाया एंगल, इसने इसके साथ बनाया डेल्टा। तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कॉस एल्फा, अल्फा कौन सा एंगल था? इसका इनके साथ। तो फॉर्मूला था हमारा डायरेक्शन कोसाइन वाला क्या? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये L1 M1 N1 हो गए इस वक्त, ये L2 M2 N2 हो गए। सही है? तो क्या आएगा? L/√3 माइनस का M/√3 और प्लस का N/√3। पहली इक्वेशन। इस तरीके से मुझे बताइए कॉस बीटा क्या आना चाहिए? बीटा किस किस के बीच का एंगल था? गिवन लाइन और ओजी वेक्टर का। तो इन दोनों का लिख दें फॉर्मूला, फिर से क्या आएगा बताओ अब? L/√3, ये तो तीनों प्लस के ही आएंगे। कोई समस्या यहां तक? ठीक है जी।
इस तरीके से मुझे ये बताइए कॉस अल्फा बीटा गामा, कॉस गामा यानी गामा किसके बीच का एंगल था, गिवन लाइन और तीसरे डायगोनल यानी ईबी वेक्टर के बीच का। कर दें, क्या आएगा, एल बाई रूट थ्री एम बाई रूट थ्री माइनस का एन बाई रूट थ्री थर्ड। इसी प्रकार से कॉस डेल्टा, अरे यार डेल्टा, कॉस डेल्टा क्या आएगा, गिवन लाइन और फोर्थ डायगोनल का वेक्टर एंगल, तो यानी माइनस का एल बाई रूट थ्री प्लस का एम बाई रूट थ्री और प्लस का एन बाई रूट थ्री। लो जी, चारों वैल्यू मिल चुकी है हमें। अब तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए, इन चारों वैल्यूज को एलएचएस में पुट कर दो बस। एलएचएस के हिसाब से इसका भी स्क्वायर चाहिए, प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके तुम लोग सोते सोते भी 4/3 ला सकते हो। क्या कह रहे हैं, अभी लाके दिखाएंगे, ठीक है चलो अभी लाके दिखाओ। लिख लिया सबने, यस, और 4 बार करना है, केवल 3 डिजिट का स्क्वायर पे फोकस मत कर, 4 बार भी करना है, ये भी फोकस कर। बोलो हटाओ इसे, जरूरत पड़ेगी ना बोर्ड पे और जगह की, तो ये वेक्टर मिटा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मिसलेनियस का है, तो अच्छा तो होना ही था। ठीक है जी, और अब तुम इस बात से अंदाजा लगा लो, अगर हमने वो क्वेश्चन क्यूब वाला क्वेश्चन वेक्टर में कर लिया था तो उस क्वेश्चन की कितनी हेल्प इस क्वेश्चन में मिल गई है, ऑलमोस्ट सारी। बस यही काम तो अलग है, बस एक बाकी जो सारा काम हम कर चुके थे पहले ही, यहां से देख लेंगे, बचा हुआ यहां से देख लेंगे। लिखें एलएचएस, एलएचएस में पहले है कॉस का स्क्वायर, इस कॉस अल्फा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने के लिए, सुन रहे हो, इसका स्क्वायर करने के लिए मैं रूट थ्री कॉमन ले रहा हूं, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या बन जाएगा, बचेगा एल माइनस एम प्लस एन का स्क्वायर। बताइए, हाँ है ना, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी चाहिए, इसके स्क्वायर में भी रूट थ्री बाहर आके स्क्वायर बनेगा तो 3 बन जाएगा वो, और क्या आएगा एल प्लस एम प्लस एन प्लस, सेम काम इन दोनों में भी होगा ना, यहां भी 1/3 और एल प्लस एम माइनस एन का स्क्वायर प्लस यहां भी 1/3 और माइनस का एल प्लस का एम प्लस का एन का स्क्वायर। अब इसकी जरूरत भी नहीं है, इसको मिटा देते हैं, सही है। अब देखो प्लस 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 लग रहे हैं सब में, 1/3 1/3 1/3 1/3 बाहर कर दूं, सबके 1/3 कॉमन ले लिए। अब मुझे एक चीज बताओ सोच के, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में पहली चीजें क्या आती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 1। यहां पर भी आएगा वो 1, यहां पर भी आएगा वो 1, यहां पर भी आएगा वो 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 और बाई 3, बस यही आंसर आएगा, बाकी सब जीरो होने वाले हैं। ठीक है, चल गया पता। तो एल का स्क्वायर मैं लिख के दिखाऊं इसकी वैल्यू, सबके स्क्वायर फॉर्मूला, नहीं सीधे 1 लिख दूं इसकी वैल्यू पहले वाले की, फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, तो मैं बोल रहा हूं तुम लिख लो ऊपर कॉपी के ऊपर मार्जिन में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, जबरदस्ती टेंशन दे रहे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। जो वीडियो देखेंगे ना वो भी सोचेंगे क्या 12वीं के बच्चे हैं इनके। अच्छा जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिया प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है जी। तो इन तीनों के स्क्वायर का सम तो 1 हो गया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है, कुछ और होता है, ठीक है जी, हो गया 1। ठीक है, अब 2ab 2bc 2ca है मेन, देखो यहां पर 2lm माइनस का, फिर माइनस का ही 2mn और प्लस का 2 प्लस, इधर आते हैं, इधर भी पहले तीनों के स्क्वायर आएंगे और वो 1, और ये तो तीनों प्लस के ही हैं, ट्वाइस ऑफ lm ट्वाइस ऑफ mn ट्वाइस ऑफ ln प्लस, यहां पर आए तो यहां भी वही आएगा पहले 1 प्लस ट्वाइस ऑफ lm माइनस ट्वाइस ऑफ mn माइनस ट्वाइस ऑफ ln प्लस, इसमें 1 प्लस नहीं प्लस नहीं माइनस ट्वाइस ऑफ lm प्लस ट्वाइस ऑफ mn माइनस
ट्वाइस ऑफ एल एन, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब देखो सब कटने चाहिए और खुद कटने चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं। ढूंढ लो, सब कटने चाहिए। एक बार ये वन, ये वन, ये वन और ये वन ऐड हो जाएगा, तो 4/3 बचा ही है। इस प्रकार से देर सवेर 4/3 आ ही जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूं ये खुद कटने चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी इनके साथ। वो कर रही ना पीछे निधिकांक्षा, या फिर पता नहीं कौन कर रहा। कर दोगे तुम? अपने ऊपर भरोसा हो ना, अपने ऊपर भरोसा हो तो ही कि किसने कैसे घास काटी है, या एक एक करके काटा है ना। बस ऐसे काट देना ना, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे काट देना, सब दिखेगा। ठीक है, और यहाँ बोला 1 3 लिख देना। देखिए कौन सा क्वेश्चन है अगला, जो लाइन से संबंधित है। लाइन, तभी तो कह रहा हूँ लाइन, इसमें प्लेन शब्द का इस्तेमाल ना हो रहा हो। तो मिसलेनियस का बस एक एग्जांपल है जो लाइन का है। ठीक है जी, ओनली वन एग्जांपल। एक्सरसाइज में आइए, एक्सरसाइज में आओ और बताओ जरा, पहला क्वेश्चन लाइन का है प्लेन का है? पढ़ो फिर, क्या बोला करने के लिए? परपेंडिकुलर प्रूव करने को बोला, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड भी लाइन का है क्या? हाँ, सेकंड भी लाइन का ही है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम है ना? हाँ चलो है, 10 15 मिनट तो लगेंगे। जैसे इसमें बहुत देर लगी ना, ऐसे इसमें भी लगेगी अभी। पढ़े भाई सेकंड में सिलेंडर्स का? हमसे क्या बोला ओए? हमसे कह रहा है L1 M1 N1 ये डायरेक्शन को साइन है एक लाइन के, L2 M2 N2 दूसरी लाइन की, और ये दोनों आपस में लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं दोनों ये। ठीक है ना? तो हमसे कह रहा है शो करिए उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो कि वो पहले वाली दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ये आएंगे जो यहां लिखे हैं। यानी एक नई लाइन एज्यूम करनी है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन ये आने चाहिए, और जो नई वाली लाइन है वो पिछली दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, कर लें शुरू फिर। तो लेट कर लें डायरेक्शन कोसाइन पहले नई वाली लाइन के। लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ न्यू लाइन LMN, ये नई वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब ये वाली लाइन उन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो अगर इसने पहले वाली लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप? इस लाइन ने पहले वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, क्या यूज करोगे आप? जो पिछले क्वेश्चन में लगा था। पता नहीं क्या सोच रहे हो, दो लाइन के बीच का एंगल, डायरेक्शन को साइन दे रखे, तो cos 90 बराबर, बल्कि cos 90 को जीरो लेके चलेंगे ना उसे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, दो लाइन के बीच का एंगल इसी से निकलता है, डायरेक्शन कोसाइन की बात चल रही हो। ठीक है, तो एक लाइन के ये रे, एक लाइन के पहले दे रखे हैं L1 M1 N1, तो क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 M1 N1, हाँ या ना? ये LMN हो गए इस लाइन के, और L1 M1 N1 हो गए पहले जो दे रखिए जो। ऐसे ही ऐश्वर्या जी, यही वाली लाइन सेकंड वाली के भी तो परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखना चाहिए अब? L2 प्लस M2 N2 बराबर 0। क्या सबको समझ में आ गई है? तो इक्वेशन कैसे बन रही है? तो कि जो ये L1 M1 N1 है वो पहली लाइन के डायरेक्शन को साइन है, ये L2 M2 N2 है दूसरी लाइन के डायरेक्शन को साइन है, LMN इसके हैं जो कि उन दोनों के परपेंडिकुलर है। दो लाइन और तीन वेरिएबल, कैसे सॉल्व करूं इसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कराया था ना वेक्टर में कहीं पर एक क्वेश्चन में, और कहा था 3D में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो L के नीचे क्या लिखना चाहिए? किसके? उसी के। क्या फायदा होता है पढ़ाने का, कभी कभी मैं सोचता हूँ। साइड वाले L के नीचे L वाले नहीं आते, ये कह रही L वाले।
एल के नीचे एल वाले छुपा के अगले वाले उतारे जाते थे। तो क्या आएगा? एल वाले छुपा दो। नहीं, एल एम एन तो है वेरिएबल्स। तो L1 M1 N1 L2 M2 N2 जैसी चीजें आएंगी ना फिर तो नीचे। तो एल के नीचे एल वाले छुपाओ तो M1 M2 और N1 N2 आया याद कुछ? एम के नीचे क्या आएगा फिर? एम वाले छुपाओ, अगले वाले से करो शुरुआत। N1 N2 L1 L2 और एन के नीचे फिर L1 L2 M1 M2। आ गया याद सबको? अभी भी याद नहीं आया तो फिर कभी नहीं याद आएगा। अब क्या करते थे? इसकी इंटू इसमें माइनस इसकी इंटू इसमें करो। एल के नीचे बताओ क्या आ रहा है? M1 N2 M1 N2 माइनस M2 N1। यहां आ रहा है N1 L2 माइनस N2 L1। यहां आ रहा है L1 M2 माइनस L2 M1। लो भाई, सब सहमत है क्या इससे? अब होता क्या था जरा, ओ देखो, प्रूव दैट वेरी लाइन। ये अशरफ मेरे देख के बैठी है। जो डायरेक्शन को साइन प्रूव करने हैं वो पहला यही है, दूसरा भी यही है और तीसरा भी यही है। तो क्या मैं ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये ले लूं? क्या एल की वैल्यू ये हो सकती है? जब बोलो प्रूव करने को दिया तो फिर तो यही होनी चाहिए। क्या इसके नीचे लिखी हुई वैल्यू हम डायरेक्टली इसको दे सकते हैं? कुछ प्रोपोर्शनल जैसी चीज होनी चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए। अभी नहीं कर सकते हम इसे। तो असली खेल अब शुरू होता है कि इसकी वैल्यू, क्योंकि आंसर तो ये इक्वल टू यही है, तो यानी सॉल्व करके इसके इक्वल में क्या आना चाहिए? तभी तो जब तुम ये इक्वल टू 1 करोगे, बात समझ में आ गई? तो आपको कुछ ऐसी तिगड़म बिठानी है जिससे कि यहां पर 1 आ सके। और वो तिगड़म थोड़ी मेहनत करके आएगी, इतने आराम से नहीं आएगी। अगर इतने आराम से आ रही होती तो ये क्वेश्चन मिथिलेनस में होता ही ना। इतने आराम से कुछ नहीं होता मिथिलेनस में। आप मुझे ये बताओ, ये एल, ये एम और ये एन का क्या रिलेशन होता है आपस में? बिल्कुल, तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो अगर हमें ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये वाली इक्वल टू ये वाली दी है, तो क्या मैं इसके इक्वल में तीनों के स्क्वायर का सम कर दूं क्या? ऊपर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऊपर, वो क्या हो जाएगी वैल्यू फिर? 1। तो नीचे क्या करना पड़ेगा? नीचे भी वही करना पड़ेगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन नामक चीज बचपन में पढ़ के फुर कर दी क्या? हमें नहीं पता कि अगर a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, तो यही वाली वैल्यू a प्लस सी अपॉन ए माइनस, ये सॉरी नीचे तो क्या है, b प्लस डी के भी इक्वल ही होगी। अगर रेशियो में कुछ वैल्यू इक्वल होती है तो इनके इक्वल में इन्हें प्लस करो तो इक्वल, माइनस करो तो इक्वल ही आता है रेशियो। तो इन तीनों के भी इक्वल में हम जानते हैं कि तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है? 1। तो नीचे भी तो हम वही काम कर सकते हैं जो ऊपर किया। तो नीचे हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उस पूरे की वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि ऊपर तो 1 है। नहीं, हम स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एल एम एन में रिलेशन ही ये होता है, स्क्वायर के सम वाला। तो ऊपर अगर वो काम किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, और नीचे इत्तेफाक से यहां तो कर नहीं सकते इस जगह में, या तो यहां करो या फिर यहां करो। चलो चालू हो जाओ, कॉपी में बहुत जगह है तुम्हारे पास, करो। नीचे वालों के स्क्वायर का सम M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर। ये आएगा ना देखो पूरा अपॉन में, और ये पूरे की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब यहां पर फिर से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर c माइनस डी का, सब जगह एक ही फॉर्मूला खुलेगा सब जगह। इस वैल्यू को तुम ऐसे फैलाओ और फिर तुम्हें समझ में ना आए तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसको कैसे अरेंज करना है। देखो, L1 का स्क्वायर
ऐसा कुछ आएगा शायद, ये स्क्वायर भी है शायद ये। सोचो करके जरा, इसके इंटू इसमें करोगे तो पहले क्या आएगा, L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर आएगा ना, कहीं लगता है यहाँ से आएगा। लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी, इतने आराम से नहीं आनेगी। इसको सिंप्लीफाई कर, कोई नहीं बात, तुम लिखो अभी एक काम करो, इसको सॉल्व करके ये लिखो, पता है क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 होती है, ये वाली भी 1 होती है, और ये 0 होता है। देखो आपस में दोनों परपेंडिकुलर थे L1 L2 वाले, L1 वाली पहली लाइन थी, L2 वाली दूसरी थी, वो आपस में परपेंडिकुलर थे, इसलिए तो हो जाएगा 0। और ये वाली वैल्यू 1 इंटू 1, इसलिए नीचे क्या आएगा 1, और ये भी 1, तब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। आप लोग घर जाके एक बार ट्राई जरूर करना कैसे इसको सॉल्व करके यहां तक पहुंच सकते हैं, ताकि आना तो है ही, यही आएगा। प्रैक्टिस करना अपने आप। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, वरना हम तसल्ली से कर लेते थे। और ये सारी वैल्यू हमको यहाँ पे अपॉन में करनी है ना, यहाँ पर, तो देख लेना कैसे पुट करोगे इसको यहाँ। हमारे हिसाब से नीचे भी क्या आना चाहिए, 1 हो गया। इसको सुनो, तुम लोग ना जब करोगे घर पे प्रैक्टिस की, तो इसको सॉल्व करके ये मत लाना, इसको सॉल्व करके ये वाला लाने की कोशिश करना, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये तो नहीं आएगा, इसके होल स्क्वायर वाली फॉर्म आएगी, ओपनड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ये वाला, ठीक है ना। तो अब आंसर एल इक्वल टू ये आ जाएगा, एम इक्वल टू ये, एन इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा। तो ये सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड ये वाला भी, और जो मिसलेनियस का एग्जांपल किया एक हमने क्यूब वाला, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में धुरंधर क्वेश्चन है हमारे। तो इनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, कोई स्टार मार्क्स वगैरह लगा लो, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप भूल ना जाओ इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो क्या आपने लिख दिया, एल इक्वल टू ये आ जाएगा, एम इक्वल टू ये, एन इक्वल टू ये, क्योंकि इक्वल में 1 आ जाएगा पूरे के। अब कोई क्वेश्चन इतना टेढ़ा नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और बताइए कि क्या ये लाइन का है, लाइन का ही है। दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल ढूंढना है। तो फॉर्मूला पता ही है हमें डायरेक्शन रेशियो वाला, यहां पर हमने जो इस क्वेश्चन में लगाया डायरेक्शन कोसाइन वाला था, आपको डायरेक्शन रेशियो वाला लगाना है, बस छोड़ दें। फोर्थ, क्या ये है अपने सिलेबस का, यस, ये भी लाइन का है। सोचिए कैसे करेंगे, यस, लेकिन उसके लिए जो आइटम्स पता होने चाहिए वो बताओ क्या हो सकते हैं। पॉइंट्स तो ओरिजिन दे रखे हैं, बिल्कुल सही बात। और दूसरी चीज, फिर 5 कैप कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब हम लाइन की क्वेश्चन लिखते हैं तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जो अपॉन में होते हैं वो लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अब जब लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस के होंगे वही हमारी इस लाइन के होंगे। और क्या आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो ध्यान है, शुरू में एग्जांपल किया था एक, शुरू में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 होते हैं, वाई के 0 1 0 होते हैं, और जेड के 0 0 1 होते हैं। कैसे, एग्जांपल किया था एक शुरू में, बिल्कुल, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और डायरेक्शन कोसाइन पता हो, डायरेक्शन रेशियो में कोई दिक्कत नहीं ढूंढने में। आया याद। तो कौन सी फॉर्म लगाई मैंने, एक्स माइनस एक्स वन, ऊपर से देखो ओरिजिन है तीनों, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस 0 आ गए, अपॉन में पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, पैरेलल वेक्टर यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो, और वो होते हैं 1 0 0। अब तुम्हारे मन में ये आएगा कि सर ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नहीं आ रहा, क्या हो जाता मैंने, ये लाइन की रिप्रेजेंटेशन है, तो अपॉन में 0 देख के ये मत सोचना कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी चीज। अपॉन में 0 ये शो करता है कि क्या है, ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है ये अपॉन में। ओके, आसान है ना फोर्थ, ठीक है। पांचवा है क्या हमारे सिलेबस का, चौथा है हमारे कोर्स का, सॉरी पांचवा है हमारे सिलेबस का, ठीक है। छठा, ये तो बिल्कुल सेम है पिछले वाले से, वो 12 13 जो किया था एक्सरसाइज का, पी फाइंड करने वाले थे, है ना 12, हाँ। और 7th क्या, ओहो, और 8th नहीं है, 9th है। दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दोनों इक्वेशन दे रखी हो जाएगा। 10th नहीं, 11th नहीं, 12th नहीं, 13th नहीं, 14th नहीं, 15th नहीं, 16th नहीं, 17th नहीं, 18th नहीं, 19th नहीं, 20 है सीधे, और फिर 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं।
तो गिने चुने एक्सरसाइज में 4 या 5 क्वेश्चन है बस, या हद से 7-8 होंगे मेरे ख्याल से करने को। और ये सारे क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो सिवाय 20 के। तुमसे 20th क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि वो उसमें एक लाइन की क्वेश्चन ढूंढनी है, वो परपेंडिकुलर दी है 2 और लाइंस के। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। एडिशनल क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अभी अगली क्लास में टेस्ट है, तो फिर उसके अगली वाली में करेंगे। टेस्ट तो है सैटरडे को पक्का, उसके अगली वाली क्लास में करेंगे फिर हम अगले क्वेश्चन। टेस्ट के लिए सबको पढ़ के आना ही आना है। टेस्ट कॉपी भी लानी है, मैं कोशिश करूंगा प्रिंट आउट पेपर दूं तुम्हें लिखे हुए, ठीक है ना। और जब लिखे हुए दूंगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा बढ़िया बढ़िया। ये तो तैयारी ठीक से करके आना, एनसीईआरटी से भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी हमने सब करा है उसमें, ठीक है। नहीं बंद करें क्लास।